हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस की सेकंड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एपोप्टोसिस कवर किया। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है, एंड एपोप्टोसिस में पाथवेज कितने टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है? इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है जब इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की एपोप्टोसिस के लिए। अब वो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इंटरनल फैक्टर्स मींस डीएनए डैमेज होगा, या न्यूट्रिएंट का डिप्रीवेशन हो जाएगा, या ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, या कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी विदाउट एनी सिग्नल। सो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। एंड एक बार इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ तो सेल्स क्या करेंगे? इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो करके एपोप्टोसिस में चली जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे कैसे कैसे एक्टिवेट हुआ, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कैस्पेसिस इन्वॉल्व हुए इंट्रिंसिक पाथवे में, ये हम बात करेंगे जब डीएनए डैमेज की वजह से, डीएनए डैमेज भी तो एक इंटरनल फैक्टर ही है। डीएनए डैमेज की वजह से हमारा एक्टिवेट हुआ एपोप्टोसिस। मींस ये क्या फॉलो करेगा? ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो करेगा। ये हमारा नॉर्मल डीएनए था, इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ था, सब कुछ कंडीशन नॉर्मल थी। जब कंडीशन हमारी नॉर्मल थी तो हमारा P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। P53 बाइंड था MDM2 से। MDM2 क्या करता था? ये यूबिक्विनाइलेट कर देता था P53 को, एंड P53 यूबिक्विनाइलेट हो गया। एंड आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इफ कोई भी मॉलिक्यूल पे यूबिक्यूटिन ऐड हो जाता है वो मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाता है। सो हमारा P53 डिग्रेड हो गया, P53 का कोई रोल नहीं आया। बट जैसे ही डीएनए में ब्रेक आया, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो चाहे वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो, डीएनए में जैसे ही ब्रेक आया तो हमारा इफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक था तो ATM सिग्नल्स थे वो एक्टिव हो गए। इफ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक था तो ATR एक्टिव हो गया। ATM ने सिग्नल दिया चेक फर्स्ट को, CH के फर्स्ट को, एंड ATR ने सिग्नल दिया चेक 2 को, CH के 2 को। ये दोनों काइनेज थे, इन दोनों ने फॉस्फोराइलेट कर दिया MDM2 को। MDM2 को इन्होंने फॉस्फोराइलेट कर दिया। जब इन्होंने MDM2 को फॉस्फोराइलेट किया तो MDM2 ने अपनी कॉन्फॉर्मेशन को चेंज कर लिया। MDM2 की कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। जैसे ही MDM2 की कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुई उसने P53 को हटा दिया। P53 जो बाइंड था MDM2 से, MDM2 अब साइड हो गया और P53 फ्री हो गया। बट स्टिल P53 एक्टिवेट नहीं हुआ। CH ने CH2 ने MDM2 को फॉस्फोराइलेट किया तो P53 हट गया। बट इन्होंने देन अगेन फॉस्फोराइलेट किया P53 को। अब जब इन्होंने P53 को फॉस्फोराइलेट किया तो अब P53 एक्टिव हो गया। P53 एक्टिव हो गया तो अब क्या करेगा? वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। P53 प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर मतलब जो एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दैट इज प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। जब तक हमारा नॉर्मल डीएनए था, डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमारा P53 नहीं आया था। बट जैसे ही हमारे डीएनए में ब्रेक आया तो हमारे अब उस सेल को मरना पड़ेगा, अब उस सेल को मैलिग्नेंसी में जाना पड़ेगा। या तो डीएनए ब्रेक, क्या यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं जिससे कि वो डीएनए ब्रेक सही हो जाए, वो डीएनए ब्रेक रिपेयर हो जाए। बट इफ रिपेयर नहीं होता तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर आते हैं, और प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर क्या करते हैं? प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर एपोप्टोसिस कर देते हैं। बिकॉज इफ अब सेल रहा, इफ सेल अब रहा तो क्या करेगा वो सेल हमारा मैलिग्नेंट हो जाएगा, वो सेल कैंसर कॉज करेगा। तो बॉडी के लिए बेस्ट है कि वो सेल की डेथ हो जाए, वो सेल एपोप्टोसिस हो जाए। अब स्टार्ट होगा यहाँ से इंट्रिंसिक पाथवे। अब क्या हुआ? अब हमारे प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जो कि बैड और बैक्स है, BAD एंड BAX, वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर एक्टिवेट हो गए, वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर आ गए। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर की एक खासियत होती है, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहां पे साइटोक्रोम C प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता होगा, सेल बायो में पढ़ा होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम सी क्या करता है, साइटोक्रोम सी स्पोर के थ्रू बाहर आ जाता है। साइटोक्रोम सी हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छा लगता है। इफ उसकी कंसंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज हो जाएगी तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक मीन्स ये सेल की डेथ करा देगा। सो बैड और बैक्स ने पोर क्रिएट कर लिया, उस पोर की वजह से साइटोक्रोम सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से बाहर आ गए। कहाँ आ गए बाहर, साइटोसोल में आ गए। जैसे ही वो साइटोसोल में आए तो साइटोसोल में एक APAF फर्स्ट प्रेजेंट है। APAF फर्स्ट मींस एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेशन फैक्टर, जिसमें एक N टर्मिनल है, एक C टर्मिनल है। जो C टर्मिनल है, C से याद रखना साइटोक्रोम C, उस C टर्मिनल की साइट पे, C टर्मिनल पे साइटोक्रोम C आके बाइंड होता है। एक एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेशन फैक्टर पर एक साइटोक्रोम सी की साइट होती है और उस पे साइटोक्रोम सी आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही APAF फर्स्ट पे साइटोक्रोम सी आके बाइंड होता है सी टर्मिनल पे, APAF फर्स्ट अपने सेंट्रल कोर में एक ATP बाइंडिंग साइट क्रिएट कर लेता है। फर्स्ट क्या हुआ, साइटोक्रोम सी आके बाइंड हुआ, देन एक ATP बाइंडिंग साइट क्रिएट हुई सेंटर में। ATP बाइंडिंग साइट क्रिएट हुई तो उस पे जाके ATP अटैच हो गया, उस पे जाके ATP अटैच हो गया। जब भी तो बोलते हैं कि एपोप्टोटिक पाथवे क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे है, बिकॉज इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब जैसे ही साइटोक्रोम सी की साइट आई, साइटोक्रोम सी बाइंड हुआ, ATP बाइंडिंग साइट क्रिएट हो गई, ATP आके बाइंड हो गया, एंड टर्मिनल पे एक साइट क्रिएट हो गई जो साइट बाइंड करती है कैस्पेस 9 पे, जो साइट बाइंड करती है कैस्पेस 9 पे। सो क्या हुआ, एन टर्मिनल पे एक साइट क्रिएट हुई। अब कैस्पेस 9 पे 7 साइट होती हैं एन टर्मिनल के लिए। कैस्पेस 9 पे 7 साइट होती हैं एन टर्मिनल के लिए। कैस्पेस 9 जो है ये हमारा इनएक्टिव प्रेजेंट था, कैस्पेस 9 हमारा इनएक्टिव प्रेजेंट था। बट जैसे ही उस पे 7 APAF, कौन से APAF, जिसमें एन टर्मिनल साइट क्रिएटेड थी ऑलरेडी, वो 7 APAF बाइंड हुए कैस्पेस 9 पे। कैस्पेस 9 पे वो 7 APAF बाइंड हुए तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज एपोप्टोसोम। क्या हुआ, APAF वो चाहिए जिन पे एन टर्मिनल एक्टिव। एन टर्मिनल किन पे एक्टिव होगा, मींस जिन पे एन टर्मिनल पे साइट प्रेजेंट हो। अब वो साइट कैसे आएगी, पहले साइटोक्रोम C पे बाइंड होगा, देन ATP बाइंडिंग साइट आएगी, जब ATP बाइंड होगा तो एन टर्मिनल की साइट आ जाएगी। ऐसे हमें कितने 7 APAF चाहिए, बिकॉज वो 7 APAF कहाँ जाके बाइंड होंगे, कैस्पेस 9 पे, जो कि कैस्पेस 9 इनएक्टिव है बट उसके पास 7 साइट है APAF 1 के लिए। तो कैस्पेस 9 और वो 7 मिलके एपोप्टोसोम बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज एपोप्टोसोम। अब कैस्पेस 9 एक्टिव हो गया। अब तक क्या था, कैस्पेस 9 इनएक्टिव था, कैस्पेस 9 एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट कैस्पेस एक्टिव हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशिएटर कैस्पेस। ये क्या है, इनिशिएटर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इनिशिएटर कैस्पेसेस कौन से होते हैं, इफेक्टर कैस्पेसेस कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट यही कैस्पेस एक्टिव हुआ तो इसको इनिशिएटर कैस्पेस बोला। इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिव हो गया है, उस कैस्पेस 9 ने एक्टिव किया कैस्पेस 3 को एंड कैस्पेस 7 को। ये हमारा कैस्पेस 9 है जो कि एक्टिव है, येलो मार्क, ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हुआ उसने कैस्पेस 3 को एंड कैस्पेस 7 को एक्टिवेट किया। कैस्पेस 3 DNA फ्रेगमेंटेशन फैक्टर है, कैस्पेस 3 DNA को फ्रेगमेंट कर देता है, एंड कैस्पेस 7 भी हेल्प करता है एपोप्टोसिस होने में सेल की। सो इस तरीके से सेल एपोप्टोसिस में चली गई एंड फाइनली कोई इंट्रिंसिक फैक्टर आने की वजह से सेल एपोप्टोसिस में गई, इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोला। अब यहाँ पे हमने केस लिया था DNA डैमेज होने का, बट DNA भी डैमेज हो सकता है, कोई और कंडीशन भी आ सकती है, हाइपोक्सिया कंडीशन, न्यूट्रिएंट कंडीशन, कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो इन कंडीशन की वजह से प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर आता है। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर एक बार आ गया, वो पोर क्रिएट करता है, साइटोक्रोम C बाहर आता है। साइटोक्रोम C का काम होता है वो APAF 1 की C टर्मिनल पे बाइंड हो। एक बार C टर्मिनल एक्टिव हो गई तो हमारा कोर एक्टिव हो जाएगा, उस पर ATP बाइंड होगा तो N टर्मिनल साइट आ जाएगी। N साइट आ गई तो 7 APAF जिनके पास N टर्मिनल साइट थी वो हमारे बाइंड हो जाएंगे कैस्पेस 9 पे, एंड कैस्पेस 9 एक बार एक्टिव हो गया तो वो कैस्पेस 3 को, कैस्पेस 7 को एक्टिवेट कर देगा। कैस्पेस 3 DNA फ्रेगमेंटेशन फैक्टर है एंड कैस्पेस 7 उसकी हेल्प करता है एपोप्टोसिस के लिए। सो सेल एपोप्टोसिस में चला गया, दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इस तरीके से हमारा इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो हुआ एपोप्टोसिस का, एंड इसमें हमारा इनिशिएटर कैस्पेस कौन सा था, कैस्पेस 9, एंड इफेक्टर कैस्पेस कौन से, इफेक्टर कैस्पेस मीन्स उन्होंने एट लास्ट जाके इफेक्ट डाला। इफेक्ट डाला मीन्स एपोप्टोसिस कराया। सो इफेक्टर कौन से थे, कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7।
नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे कैसे फॉलो होता है, एंड एक टाइम पे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे मर्ज हो जाते हैं तो वो कौन सा पॉइंट होता है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।